चलिए आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है। एडमिट कार्ड आप लोगों का जारी कर दिया गया है। कुछ हम लोग शार्ट में वर्णमाला से कुछ संबंधित प्रश्न को देखेंगे और उसकी थ्योरी को जानेंगे क्या चीज़ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर कंपटीशन में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम सीरियस तरीके से यदि एक बार इसको ध्यान से देख लिया जाता है तो बहुत सारे प्रश्नों का आप जवाब परीक्षा में बैठे बैठे दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये वर्णमाला, वर्णमाला इसे कहा जाता है। वर्ण क्या होता है, माला क्या होता है, और दोनों को मिलाकर ये वर्णमाला का निर्माण किया गया है। तो वर्णमाला जो होता है, वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। ये एक प्रकार की ध्वनि है, जैसे अ, क, ख, ये ध्वनि है। और इसका किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जा सकता है। जैसे क है, क का कोई खंड नहीं किया जा सकता। ख है, ख का कोई खंड नहीं किया जा सकता। इसी को हम वर्ण बोलते हैं। मतलब वह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड न किया जा सके वह वर्ण कहलाता है। और माला जब इसी को पिरो दिया जाता है, जैसे मनिया, मनिया मीन्स गुड़िया होते हैं, गुड़िया को पिरो दिया जाता है तो वह एक माला का निर्माण कर दिया जाता है। कई गुड़िया मिलते हैं तो एक धागे में इसको पिरो दिया जाता है तो वह एक माला का निर्माण होता है। उसी तरीके से वर्णों का अ से लेकर ज्ञ तक वह सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया जाता है तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए हम इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन, मतलब पूरे वर्णमाला को दो ही भाग में खंडित किया जाता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर का अध्ययन कैसे किया जाता है, व्यंजन का अध्ययन कैसे किया जाता है। स्वर स्पष्ट तरीके से जिसका वो उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, स्वतंत्र रूप से, किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता है, वह स्वर कहलाता है। व्यंजन जिसमें किसी न किसी स्वर का सहायता लेकर बोला जाता है वह व्यंजन कहलाता है। जैसे अ है, अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ। इसमें किसी का सहायता नहीं लिया जाता है। यह स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसीलिए इसको स्वर बोला जाता है। स्वर का मतलब जिसका उच्चारण करने में हमें स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण किया जा सकता है वह स्वर कहलाता है। व्यंजन, व्यंजन का उच्चारण करते वक्त किसी न किसी स्वर की सहायता से ही किया जा सकता है। जैसे क बोलेंगे, क के साथ अ आएगा, क के साथ बोलेंगे तो अ आएगा। क जो है इस तरीके से क के साथ क प्लस अ, ऐसे ये दोनों को मिलाकर क का उच्चारण किया जाता है। इसीलिए व्यंजन जो रहता है मेरा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, इसलिए उसको व्यंजन को अलग कैटेगराइजेशन करके वर्णमाला के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। लेकिन स्वर जो होता है उसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, वह स्वर कहलाता है। ठीक, अब स्वर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। और क्यों, कैसे, यह आगे हम लोग देखते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिसके उच्चारण करने में कम समय, यह पूरा स्वर का जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है, यह उच्चारण के अकॉर्डिंग ही होता है। उच्चारण करने में जो टाइम टेकिंग होता है उसी टाइम टेकिंग के आधार पर रखा जाता है। इसी को हम जान जाएंगे तो परीक्षा में आसानी से हम उसको कर ले जाएंगे।
कि कैसे होता है, किस तरीके से उच्चारण करते वक्त कितना समय, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे उच्चारण किया जाता है और कितना टाइम लगता है। आपको खुद ही जब अनुभव करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मतलब एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अ, इ, उ, री, छोटा री रहता है। ठीक, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। जैसे अ बोलेंगे, आ बोलेंगे, अ, आ देखते हैं, इसको बोलते वक्त हमारे मुख से अधिक समय लग रहा है। आ जो है दीर्घ स्वर, ई, ई छोटी ई बोल रहा है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत बड़ी ई बोल रहा है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत उ, उ, उ जो है हमारा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, और ये बड़ा उ है दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरीके से ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, आ का एक मात्रा चिन्ह होता है। जब भी आ का निर्माण होता है, अ प्लस अ दोनों मिलते हैं तब आ का निर्माण होता है। अब बड़ा ऊ का ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं, ई प्लस ई मिलकर बड़ा ई का निर्माण करते हैं। ठीक, इस तरीके से ये जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तब हमें दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। अर्थात दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाता है। इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये सारे वर्ण रखे गए हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इस तरीके से दीर्घ। प्लुत स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसमें बहुत सारे वर्णों को सम्मिलित नहीं किया गया, सिर्फ एक ही वर्ण है ओम, और सारे संबोधन शब्द ये त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। त्रिमात्रिक, जैसे बोला जाता है ओम, ओम। अब देखेंगे अ, आ, ओ, तीनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मतलब कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ बोला जा रहा है उसमें टाइम कितना लगा जा रहा है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ बोला जा रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, और ओम बोलते वक्त कितना टाइम लग रहा है। ओम बोलते वक्त सबसे अधिक टाइम लगता है, इसीलिए इसको प्लुत स्वर के। और सारे संबोधन शब्द जैसे हरे, रे खींच कर बोला जा रहा है, रे, अरे। गांव में देखते हैं बोला जाता है कोई आम तोड़ रहा है तो एक बोलते हैं हरे, इस तरीके से बोलते हैं तो वो सुन जाता है, क्योंकि उस मात्रा को खींच कर बोल दिया जाता है। इसलिए ये सारे संबोधन शब्द जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे, हरे जो बोला जा रहा है वो खींच कर किसी न किसी को संबोधन किया जाता है, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे राम। तो इस तरीके से ये सारे संबोधन शब्द रहते हैं। सारे संबोधन शब्द हमारे प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस टाइम टेकिंग के आधार पर ये स्वर तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर उसके बाद आता है संयुक्त स्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में रहता है। चाहे आप सीसेट का परीक्षा दीजिए, यूपीपीसीएस का, चाहे पुलिस का परीक्षा दीजिए, दरोगा का परीक्षा दीजिए, टेट का परीक्षा दीजिए, सुपर टेट का दीजिए, कहीं भी दीजिए, उस परीक्षा में आपका संयुक्त स्वर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पूरे स्वर से 4, 5, 10 क्वेश्चन जो बनते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप कंसेप्ट क्लियर किए रहेंगे तो आप परीक्षा में आराम से 1 आध 2 नंबर आप गेन कर सकते हैं। संयुक्त स्वर, जो स्वर दो स्वरों के मेल से बनते हैं, जो स्वर संयुक्त से ही नाम उसका क्लियर हो रहा है। संयुक्त का मतलब होता है जोड़। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़। दो स्वरों का जब आपस में जोड़ होता है एक नए स्वर का निर्माण होता है, उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। सिंपल सी भाषा है। संयुक्त स्वर वह स्वर होता है जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, उसे हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। इसमें चार स्वर रखे गए हैं, ए, ऐ, ओ, औ।
ये 4 स्वर जो होते हैं संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्त स्वर कितने हैं। संयुक्त स्वर 4 है, या स्वरों के अंतर्गत संयुक्त स्वर कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 4 है। तो 4 में कौन है, ए, ऐ, ओ, औ। अब ए का निर्माण कैसे होता है, देखिए कौन कौन स्वर दो आपस में मिलते हैं तो ए का निर्माण करता है, अ, ई, ऐ, ऐ। आप उसको दोनों को, इन दोनों को साथ में ही बोल देंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा ऐ, ऐ, ऐ। ऐ का मतलब ए का निर्माण, ऐ, ऐ, ए का निर्माण हो रहा है। फिर उसके बाद आय, आय का मतलब अ प्लस ए, अ प्लस ए, अ प्लस ए, आय, 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 अ ए, साथ में बोली अ ए, आय, आय, आय का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए उ, अ प्लस उ बराबर ओ, औ, 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 ओ का निर्माण हो रहा है, औ। हम कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, आप जैसे बोलते हैं, ये पूरा वैज्ञानिक लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है, इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है, कोई बनाकर नहीं बोल सकता है। ये जो मेरे अंतर्गत मुखमंडल होते हैं वहां से उच्चारण होता है, उसी उच्चारण के आधार पर ये सब लिखा गया है। जैसे हम यहाँ पर बोल गए औ, औ, ओ, औ, औ, ओ, फिर औ, अ प्लस ओ, अ ओ, अ ओ, अ ओ, साथ में इन दोनों को साथ में बोल देंगे, इसका उच्चारण हो जाएगा ओ, ओ, ओ। तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वैज्ञानिकता, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वह कौन सी, पूरे विश्व में वो कौन सी लिपि है जिसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। पूरे विश्व में वो देवनागरी लिपि है जिसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। वैज्ञानिकता का मतलब हम उसको प्रूफ करके उसको दिखा सके। यहाँ पर हम एक एक करके प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जैसे हर्ष स्वर के अंतर्गत बताया कि कम समय लगता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत बताया कि उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर के अंतर्गत बताया कि उसमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो आप उसको बोल कर देख सकते हैं, जैसे अ, इ, उ, आ, ई, उ। देख रहे टाइम अधिक लग रहा है, ओम, ओम, हरे, हरे। और संयुक्त स्वर में भी वही बात है। तो इस तरीके से ये स्वर, ये इतने आपके स्वर हैं। अब स्वर के अंतर्गत एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूं, क्या है, इतना ही स्वर है। 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और उसको आप दिमाग में बैठाए रहेंगे तो 101% आप उसको सही करके आएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, वर्ण किसे कहते हैं, जिसका खंडन न किया जा सकते, जिसको तोड़ा न जा सके, वह वर्ण कहलाता है। अखंड ध्वनि का नाम है, अखंड ध्वनि का नाम है वर्ण। अखंड ध्वनि का मतलब जिसका खंडन न किया जा सकते। वर्ण को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है, अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अक्षर एक संकेत रूप में होता है, ध्वनि हम जो उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुखमंडल से निकलता है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। इसलिए जो भाषा की मूलभूत इकाई होती है, वर्ण अक्षर ध्वनि तीनों होती है। वर्ण अक्षर ध्वनि, जो ध्वनि होती है, ध्वनि से अक्षर का निर्माण हुआ है, अक्षर से वर्ण का निर्माण हुआ है। जो वर्ण है वही मेरे भाषा की मूलभूत इकाई होती है। कभी कभी तीनों पूछ लिया जाता है, वर्ण अक्षर ध्वनि, ये भाषा की मूलभूत इकाई है। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भाषा की उत्पत्ति हमारा भाष धातु से हुआ है। भाष धातु का मतलब वो जो हम बोलते हैं, ध्वनि, एक ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि ही एक भाषा के रूप में परिलक्षित होती है। जब कई ध्वनियां आपस में मिलती है, जैसे क म ल, क मिला, म मिला, ल मिला, ये 3 ध्वनि आपस में मिली है। क के साथ अ भी है, म के साथ अ भी है, ल के साथ अ भी है, मतलब 6 अक्षर मिलकर कमल का निर्माण किए हैं। 6 ध्वनियां मिलकर कमल का निर्माण किए हैं। इस तरीके से यह। फिर अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल स्वरों की संख्या देखिए यहाँ लिखे है, वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। यहाँ अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यही मूल स्वर है मेरे। 11 मूल स्वर है, जिसमें इसका मात्रा चिन्ह जो है, अ का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आ का मात्रा चिन्ह होता है, ई का मात्रा चिन्ह होता है, बड़ी ई का मात्रा चिन्ह होता है, ऊ का होता है, बड़ा ऊ, री का, लेकिन अ का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। ए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल स्वरों की संख्या मेरा 11 होता है।
कुल स्वरों की संख्या कभी कभी पूछा जाता है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 में री बड़ा री री ये तीनों मिल जाता है। 11 3 कितना हो गया? 11 3 14 हो गया ना, 13 या 14। अब इसमें कभी कभी एल री को नहीं लिया जाता है, ये टोटल कितना हो जाएगा? री प्लस री, 11 2 13। 13 भी पूछा जाता है, 14 भी पूछा जाता है, इसलिए कुल स्वरों की संख्या परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, मूल स्वरों की संख्या पूछा जाता है। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कुल स्वरों की संख्या 13 है ऑप्शन में तो 13 लगाइएगा, 14 ऑप्शन में है तो 14 लगाइएगा। यदि 13 ही दे दिया, 9 10 11 13 दिया है तो आप कितना लगाएंगे? 13। 9 10 12 14 लिखा है तो कितना लगाएंगे? 14। लेकिन पूछा नहीं जाता है, जब भी पूछा जाता है मूल स्वरों की संख्या पूछा जाता है, मूल स्वरों की संख्या फिक्स है। ठीक, तो समझ में आया? पहला वर्ड से क्वेश्चन, दूसरा आपका इसमें स्वर से क्वेश्चन। स्वर में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। कभी कभी परिभाषाएं इसकी पूछ ली जाती है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुस स्वर। लेकिन काफी हद तक वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहां से बनता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो एक नए स्वर का निर्माण होता है, उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 ए ऐ ओ औ। ए का मतलब अ प्लस ई, यही दे देगा परीक्षा में। परीक्षा में कैसे देगा? ए का निर्माण किन दो स्वरों से हुआ है। अब ऑप्शन दे रहा है आपका अ प्लस उ, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अ प्लस ई, तीसरा ऑप्शन दे रहा है अ प्लस ऐ, चौथा ऑप्शन दे रहा है आ प्लस उ। अब देखिए, अब इसमें ए, अब उच्चारण करके आप समझ सकते हैं। औ औ औ का निर्माण ऐ ऐ ऐ आ रहा है ना ए। अब इस ऑप्शन में जो दिया है इसका उच्चारण कर करके ही आप समझ सकते हैं ए का निर्माण कैसे। अ ई से मिला है ए का निर्माण। बस स्वर से संबंधित यही 5-7 क्वेश्चन है, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस तरीके से आप बैठा लेंगे दिमाग में तो परीक्षा परिस्थिति में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम से जाएंगे आप परीक्षा में, कुछ प्रश्नों का जवाब देकर आएंगे। इस तरीके के प्रश्न आपके टेट के भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सुपर टेट के भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस का सी सेट है उसमें पूछे जाते हैं, दरोगा की परीक्षा में, अभी जो पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है वहां पर भी यदि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो संयुक्त स्वर से जरूर क्वेश्चन उठाएंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वर तो मैंने बता दिया, फिर उसके बाद उसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से वो बोला जाता है हमारे मुखमंडल में, वह उसका स्थान कहाँ से, वह जब बोलेंगे तो वो कहाँ से किस आर्गन के माध्यम से निकलेगा। तो अब देखिए अ और आ एक कंठ से बोला जाता है। मुंह खुला रहता है, जीभ शिथिल रहती है, ओठ भी शिथिल रहता है, या कंठ से, यहाँ कंठ के माध्यम से अ और आ का उच्चारण होता है। नेक्स्ट ई प्लस ई और ई, छोटी ई ये दोनों का उच्चारण ई ये तालु से होता है। जीभ हमारी जाकर तालु को टच करती है और वहां से इसका उच्चारण होता है। तो छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान कहां से हो गया? तालु। ऊ और ऊ देख रहे हैं, जीभ ओठ जो है मेरा मुड़ रहा है। ऊ ओष्ठ की सहायता से, ऊ प्लस बड़ा ऊ ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट है ए और ए संयुक्त स्वर बोला जाता है, संयुक्त स्वर, इसलिए इसका उच्चारण स्थान संयुक्त रूप से होगा। कंठ और तालु अ प्लस ई अ कंठ से होता है, ई क्या होता है? तालु से होता है। ई तालु से होता है, कंठ से ई होता है। ई प्लस ई मिलकर कंठ और तालु, अ प्लस ई मिलकर ए का निर्माण हो गया। ठीक, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान किससे होगा? कंठ और तालु से होगा। नेक्स्ट ओ प्लस अ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ से होगा। ओ प्लस अ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ से, क्योंकि ए भी है संयुक्त स्वर, अ प्लस उ दो स्वरों के मेल से बने हैं, तो उच्चारण स्थान भी मेरा दो जगह से होगा, तो इसलिए कंठ और ओष्ठ से ओ और ओ का। अंग मतलब इन नाक की सहायता से बोला जाता है अनुनासिक।
व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये नाक के साथ है। री जो है मूर्धा के माध्यम से बोला जाता है। री बोलते वक्त हमारी जीभ मूर्धा को टच करती है और यहाँ से उसका उच्चारण स्थान होता है। तो ए उच्चारण स्थान मेरा स्वरों का उच्चारण स्थान है। फिर इसके बाद उच्चारण स्थान व्यंजनों का हम लोग देखेंगे।